डायनामिक कैरेक्टर के अंतर्गत हम लोग अर्थ के 3 मोशन को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं, 3 को समझने वाले हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ, दूसरे को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशनल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ, और जो तीसरा होगा वो होगा प्रीसिएशन ऑफ इक्विनॉक्सेस के नाम से, यानी उसको हिंदी में विषुव अग्रगमन के नाम से जाना जाता है। तो अर्थ के इस प्रकार से 3 ऐसे डायनेमिक कैरेक्टर है, और इन्हीं डायनेमिक कैरेक्टर को वन बाय वन हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल कैरेक्टर को। इसको हम लोग अर्थ के रोटेशनल कैरेक्टर को रोटेशन के नाम से जानते हैं। अर्थ के रोटेशन के नाम से जानते हैं, इसी को घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। ये अर्थ की घूर्णन गति है, और इसी घूर्णन गति के संदर्भ में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कोई भी, जैसे यहाँ तो अर्थ है, पृथ्वी है, ये घूर्णन गति है क्या? तो इसको समझने के लिए इस मॉडल के थ्रू आप इसको देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अर्थ रोटेट करती है, यानी घूर्णन करती है। ये इसका रोटेशन के कारण अपने आप 2 एक्सिस बन जाता है, 2 यहाँ पर अक्ष के 2 छोर बन जाते हैं, जिनको हम पोल के नाम से जानते हैं। ये पोलर एक्सिस है, और एक्सिस के 2 इसके सिरे हैं, और इसी से आपको समझ में आ जाता है कि ये इसका रोटेशनल कैरेक्टर है। अब एक बात आपको यहां समझनी है, इसको जानने से पहले, कि कोई भी आप हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होगी, यानी कोई भी खगोलीय पिंड हो, तो आप जरा ध्यान रखिए, चाहे वो चंद्रमा के रूप में हो, चाहे किसी ग्रह के रूप में हो, चाहे कोई स्टार दूसरा हो, या खुद हमारा सूर्य ही क्यों ना हो, ये जितने भी हैं, इन सभी के पास ये विशेषता पाई जाती है, यानी सभी रोटेट करते हैं, घूर्णन करते हैं। अब इनके घूर्णन की गति में अंतर हो सकता है कि कोई तेज घूम सकता है, कोई कम तेज घूम सकता है, और उसी प्रकार अर्थ भी घूमती है। बात यहां यह है कि इसके घूमने का कारण क्या है। अगर हम उनके घूमने के, यानी रोटेट होने के रीजन पता कर लें, तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि अर्थ भी क्यों रोटेट करती है, यानी क्या वजह है जिसकी वजह से जितने सेलेस्टियल बॉडीज हमारे इस पूरे यूनिवर्स में हैं, ये सब रोटेटिंग मोशन में है, यानी घूर्णन गति के रूप में है, यानी सब घूर्णन करते हैं। इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? दूसरी एक और बात आपको समझनी होगी, जो जितना द्रव्यमान ज्यादा है, लगभग अगर कोई देखें तो लगभग उसकी गतिशीलता उतनी ही है, यानी उतना ही ज्यादा है। तो इसका संबंध किससे है? तो पहले हम लोग इसी की जांच करते हैं कि उसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द रोटेशनल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ। कारण क्या है, इसके कारण की बात करते हैं। रीजन यानी कारण। कारण क्या है, कहां से ये उत्पन्न हुआ, क्यों रोटेट करने लगा ये जितने सेलेस्टियल बॉडी हैं? तो जब यहां आप देखेंगे तो इनका संबंध आता है इनके उद्भव और विकास की प्रक्रिया से। यानी जितने भी हमारे ये पदार्थ का ये स्वरूप पिंडों के रूप में आज हम देख रहे हैं कि कोई उपग्रह है, कोई ग्रह है, कोई तारा है, स्टार है, ये सभी एक विकासी अवस्था के परिणाम है। विकसित क्रम में इनका ये पूरा स्वरूप, आज हम इनका एक स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। और सभी जब विकास किए हैं तो आरंभ में बहुत छोटे थे, और धीरे धीरे पदार्थों के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण, जुड़ते जाने के कारण धीरे धीरे कंस्टिट्यूट होकर उनकी साइज धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पृथ्वी के साथ भी यही हुआ है। अब आप जानते हैं कि कभी भी द्रव्यमान का सीधा संबंध होता है, किसके साथ होता है? तो गुरुत्वीय आकर्षण के साथ होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के साथ होता है। यानी मास होगा तो ग्रेविटेशन होगा, मास बढ़ते जाएगा तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की साइज बढ़ती जा रही है,
ज्यादा द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है तो उसका गुरुत्वीय आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण जैसे जैसे साइज बढ़ती चली गई तो साइज के बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण का उद्भव हुआ, और गुरुत्वाकर्षण के जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण प्रभावी होते चला गया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला गया, तो उसी का रिजल्ट होता है, जिसका रिजल्ट हम घूर्णन गति के रूप में यहां पर देखते हैं। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेटरी एक्रीजन प्रोसेस, यानी ग्रहीय विकास की प्रक्रिया। और ग्रहीय विकास की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ता चला गया, तो उसी के कारण यहाँ पर घूर्णन गति बढ़ती चली गई। अब न्यूटन के प्रिंसिपल के विषय में, न्यूटन के लॉ के विषय में आप जानते हैं कि एक बार किसी में अगर एक प्रकार का कोई मोशन उत्पन्न हो जाए तो जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक वो उसी अवस्था में, उसी गतिशीलता के साथ वो अपनी विशेषता को बनाए रखेगा। इसका मतलब कि अगर ये कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, प्रभावी नहीं होगा, तब तक इस गतिशीलता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन अगर इसके साथ कोई बाह्य इसके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि गतिशीलता में परिवर्तन हो जाए। इसका मतलब ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं ये सभी अपने अपने आकृति विस्तार के साथ या आकार विस्तार के साथ जैसे जैसे इनका निर्माण और विकास होता चला गया, ये रोटेट करते चले गए। पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है, हमारे बाकी सभी ग्रहों के साथ भी यही स्थिति बनी है। और जब तक, जो बात हम लोग कह रहे हैं कि न्यूटन के अनुसार, जब तक कोई बाह्य दबाव उस पर, बाह्य बल उस पर कार्यरत ना हो, तब तक ये विशेषता कायम रहेगी। यानी अधिकांश के साथ ये विशेषता आज भी बनी हुई है, लेकिन कोई, जब तक किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो उसकी गतिशीलता में अंतर आ सकती है। और इसी के कारण हम आज देखते हैं कि कोई बड़ा होने के बावजूद भी उसकी गति कम है, और कोई छोटा होने के बावजूद भी उसकी गति अधिक बनी हुई है। तो ये हमें मालूम हो गया कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। और कारण में हमें मालूम हो गया कि पृथ्वी का ग्रहीय विकास, यानी इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, उस घूर्णन गति का कारण क्या है? पृथ्वी का ग्रहीय विकास, यानी कि प्लेनेटरी एक्रीजन प्रोसेस। ग्रहीय विकास में इसके लिए उत्तरदायी जो कारक है, फैक्टर है, वो फैक्टर क्या हो गया? तो वो फैक्टर हो जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, यानी प्लेनेटरी एक्रीजन, ग्रहीय विकास, प्लेनेटरी एक्रीजन, ये इसका कारण हुआ, ग्रहीय विकास। और इसमें ग्रहीय विकास को प्रभावी बनाया किसने? तो वो बनाने वाला था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल का बढ़ता हुआ प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब एक बार जो गतिशीलता उत्पन्न हो गई, तो अब दूसरा हमें देखना है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक, यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई है तो उत्पत्ति का जो समय है, ओरिजिन जब हुआ है तो उत्पत्ति का जो समय है, वो उत्पत्ति का समय 4.6 बिलियन, यानी इतना 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष है, इतना पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ। और उस समय और आज का समय, अब हमें दूसरा प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि पृथ्वी जब अपने आरंभिक अवस्था में थी तो उस समय, इस आरंभिक अवस्था में इसकी गतिशीलता कैसी थी? तो उस समय, इस पीरियड में पृथ्वी वर्तमान की तुलना में अधिक गतिशील थी, यानी अधिक गतिशील थी। अब अधिक गतिशील थी तो आज गतिशील है, तो एक साइकिल पूरा करने में इसको लगभग 24 घंटे का समय लगता है आज। इसका मतलब आरंभिक समय में इसको एक चक्र पूरा करने में, एक रोटेशनल साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता था? तो 18 घंटे का, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, 18 घंटे का समय लगता था। यानी जो समयावधि थी, ये टाइम ड्यूरेशन था वन रोटेशन साइकिल का, वो कितना था? तो 18 आवर्स का था।
अब इससे एक पता चल गया इसकी विशेषता कि क्या हो रही है अभी, तो गतिशीलता पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है। पहले 18 घंटे का था और अभी कितना हो गया, 24 घंटे का हो गया। यानी पहले कम समय में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता था और आज समय ज्यादा लग रहा है, 6 घंटे ज्यादा लगने लगा, 6 घंटे ज्यादा लगने लगा। तो इस 6 घंटे ज्यादा लगने का कारण यहां पर हम देख रहे हैं कि गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर प्रभाव कम हो रहा है या बढ़ रहा है, प्रभाव कम हो रहा है, यानी प्रभाव कम हो रहा है। यानी गतिशीलता जो रोटेशनल स्पीड है वो घूर्णन गति कम हो रही है। तो गतिशीलता कम हो रही है, घूर्णन गति कम हो रही है, गतिशीलता कम हो रही है। सब नोट करते चलिएगा, पूरा वाक्य आप लोग बना लीजिएगा, इंग्लिश में बोल ही रहे हैं, हिंदी में भी लिखते चलिएगा। कम हो रही है यानी ये डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ अर्थ रोटेशनल स्पीड, ये जो है ना इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर गतिशीलता कम हो रही है तो फिर से बात आएगी यहाँ पर कि अभी तो हमने बताया कि न्यूटन के लॉ के अनुसार अगर एक बार मोशन आ गया, किसी के पास एक बार किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी आ गई, गति आ गई, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने देख लिया, तो इस गतिशीलता के कम होने का भी तो कोई कारण होगा। न्यूटन के अनुसार जब तक कोई बाहर से कोई आरोपित बल न लगे, यानी एक्सटर्नल उसमें कोई फोर्स अप्लाई उसके ऊपर न हो, तब तक क्या होना चाहिए, उसको तो उसी अवस्था में बना रहना चाहिए। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये कम होने लगी, तो पृथ्वी के साथ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा होगा। तो क्या उसके विषय में बताया जाता है, इसके विषय में बताया जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि लगाने वाले बाहर से कौन लगाने वाले होंगे, फैक्टर, तो जिनके पास भी ग्रेविटी होगी, अब आपको देखना है कि पृथ्वी के इस घूर्णन गति के ऊपर बाहर से कौन गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रभाव हमारे ऊपर लगा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं तो है बहुत सारे, लेकिन यहां पर कम से कम एग्जाम के लिए दो हम लोग को खूब बढ़िया से जानना है कम हो रहा है किसके कारण। तो उसमें से एक हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव लगाता है, प्रभाव उत्पन्न करता है और निगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी ब्रेक लगाता है। और वो ब्रेक लगाने वाला कौन है, चंद्रमा। नहीं, सबसे ज्यादा प्रभावी कौन हो गया, तो वो हो गया हमारा मून, यानी हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा के पास जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, 1/6 भाग है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्रभावी क्यों है, तो उसका रीजन है, हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारे से बहुत ही नजदीक है। औसत उसकी दूरी कितनी है, 3 लाख और कितना है 84,000 किलोमीटर, ये एवरेज डिस्टेंस है, 3,84,000 किलोमीटर ये उसकी औसत दूरी है। लेकिन इस औसत दूरी में भी ये 4,07,000 किलोमीटर कभी बहुत ज्यादा दूर हो जाता है और जब बहुत नजदीक हो जाता है तब हो जाता है 3,56,000 किलोमीटर। इतना किलोमीटर ये दूर हो जाता है, नजदीक हो जाता है। मैं किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग किलोमीटर लिखते चलिएगा, ठीक है ना। तो इतना ये औसत दूरी है 3,84,000, बहुत कम दूरी है ये पृथ्वी की और चंद्रमा के बीच की दूरी। और इसके कारण आप जानते हैं कि जो जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है वो कैसा पड़ता है, तो M1 M2 डिवाइडेड बाई R²। ये आप जानते हैं, यानी जितना ये दूर होगा, नजदीक होगा, तो दूरी बढ़ने के अनुसार और नजदीकी बढ़ने के अनुसार गुरुत्वीय प्रभावशीलता R² का मतलब कि R² का मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा, ज्यादा होगा, तो उसके अनुसार बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम दूर है, इसलिए 1/6 होने के बावजूद भी हमारे ऊपर प्रभाव इसका बहुत ज्यादा पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। अब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में पड़ता है, तो चंद्रमा पृथ्वी पर एक ब्रेक की भांति करता है। लेकिन ये ब्रेक प्रभावी कैसे होता है, अब दूसरा प्रश्न ध्यान से समझिएगा,
क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर यदि जल न होता तो पृथ्वी की गति कैसी होती। पृथ्वी पर जल न होता तो पृथ्वी की गति कैसी होती। तो पृथ्वी पर जल है तो क्या होता है, पृथ्वी पर जल है तो चंद्रमा के कारण ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। यानी पृथ्वी के सतह से जल के कारण, जल लिक्विड है और 71% भागों में ये विस्तारित है, फैला हुआ है, इसलिए चंद्रमा के गुरुत्व के कारण क्या होता है, इस पर टाइडल इंपैक्ट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ज्वार उत्पन्न हो जाता है। और ज्वार उत्पन्न होने से क्या होता है, इधर भी ज्वार उत्पन्न होता है, इसका अपोजिट में भी ज्वार उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ये बढ़ जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट इसके सीधे स्पीड पे पड़ता है, स्पीड पे पड़ता है। स्पीड पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, अगर इसके सेंटर से इसके सरफेस की ऊंचाई बढ़ जाएगी, सरफेस की दूरी बढ़ जाएगी, तो सेंटर से सरफेस की दूरी बढ़ने का सीधा प्रभाव ये होता है कि जितनी एनर्जी इसको लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, उससे इसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ के सारे पदार्थ, जैसे अभी आप ऐसे समझ लीजिए ये रोटेट कर रही है, यहां पर जितने पदार्थ हैं ये सारे पदार्थ इसके ध्रुवों पर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहां वाले सारे पदार्थ यहां पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। और इसके पास एनर्जी कौन सी है, तो जो जिस एनर्जी से ये रोटेट हो रही है वही एनर्जी इसके पास है। और वो एनर्जी, अब तो पृथ्वी का विकास हो नहीं रहा है, पृथ्वी बड़ी हो तो नहीं रही है, तो पृथ्वी के पास जितना बना हुआ है, जिस स्पीड से चल रही है, अगर यहाँ कोई भी प्रभाव बढ़ेगा, यानी किसी का भी द्रव्यमान इस क्षेत्र में बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे नेगेटिव होगा इसके मोशन। और इसी के कारण, जल के होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जल के होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव प्रभावी हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक का काम कर रहा है वो। समझ गए ना बात को, ये ब्रेक का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक बात यहां पर हो गई। और ये पूरा प्रभावशीलता किसके वजह से हो रही है, तो पृथ्वी पर स्थित जल की वजह से, जल की उपलब्धता के कारण, जल की उपलब्धता के कारण क्या हो रहा है, तो ये इसकी स्पीड कम हो रही है। अब एक बात और यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी समझते चलिएगा। अगला पूछा जाता है कि पृथ्वी पर यहां पर जलवायु दशाओं में समय के साथ, जब से उत्पन्न हुई है तब से लेकर और आज तक, इस पूरे जलवायु दशाओं में कई बार ऐसे परिवर्तन आया है कि पृथ्वी की जलवायु दशा बहुत ही उष्ण हो गई है, गर्म हो गई है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी भी वो कंडीशन हो रहा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पृथ्वी की जलवायु दशा इतनी कम हो गई है, इतनी ठंडी हो गई है, टेम्परेचर इतना वायुमंडल का इतना कम हो गया है कि हिमकाल आ गया है ना, ग्लेशियल फेज आ गया है। और ग्लेशियल फेज में आप जानते हैं कि ग्लेशियल फेज हम जब बात करते हैं तो पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहला जो वो है, एरा है, महाकल्प है, उसी महाकल्प में ही, जिसको हम प्रोटोजोइक के नाम से जानते हैं, तो प्रोटोजोइक में ही फर्स्ट हमारा ग्लेशियल फेज आ गया था, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन ग्लेशियल फेज के नाम से जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन ग्लेशियल फेज। उस बाद से पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ना शुरू हुआ, और जब फिर से बढ़ना शुरू हुआ तो पैलियोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, सब लोग करते चलिएगा, पैलियोजोइक महाकल्प में उसके अंतिम समय में कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन, यानी पर्मियन और कार्बोनिफेरस पीरियड की, ये दोनों जो ये पीरियड उनके हैं, इसी पीरियड में पृथ्वी का तापमान फिर से बहुत ज्यादा कम हो गया था और हिमकाल आ गया। इसको बोला जाता है पर्मो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। फिर से पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हुआ, और तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो मेसोजोइक महाकल्प बीत गया। अब आया सेनोजोइक महाकल्प, और सेनोजोइक महाकल्प में फिर से पृथ्वी का तापमान कम हुआ। और कब कम हुआ, तो ये हुआ प्लीस्टोसिन युग में, है ना, प्लीस्टोसिन, ठीक है ना, जैसे प्लीस्टोसिन, उसको ग्लेशिएशन के नाम से जाना जाता है। तो प्लीस्टोसिन में यानी 3 बार पृथ्वी का तापमान बहुत कम हुआ है। पहला प्रीकैम्ब्रियन, दूसरा पर्मो कार्बोनिफेरस, और तीसरा प्लीस्टोसिन ग्लेशिएशन पीरियड में। और जब पृथ्वी का तापमान कम होगा तो अब दूसरा प्रभाव आपके यहां, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है
कि जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो पृथ्वी पर जल की उपलब्धता क्या होगी, कम हो जाएगी। कहां चले जाएगा जल, ये हिम के रूप में चला जाएगा। और हिम में भी कहां चला जाएगा, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, ग्लेशियल फेज में कहां जाता है जल, जल अधिकांश जल संग्रहित हो जाता है इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में। आज भी ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जल है ना। किस रूप में है जल, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम के रूप में, फ्रिजिड आइस के रूप में है। तो आज भी यही बात है, 60% हमारा जो ये जो फ्रेश वाटर पाया जाता है उसका कहां पाया जाता है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये हिम के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब कि ग्लेशियल फेज में सबसे ज्यादा हिमावरण कहां हो जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हो जाता है। और आप जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में यहां पर चाहे जितना द्रव्यमान बढ़ जाए, इधर ज्यादा बढ़ जाए, उसका हमारे गति पर नेगेटिव प्रभाव उतना नहीं आएगा। और जब यहां जल ज्यादा ध्रुवीय क्षेत्रों में चला जाएगा तो समुद्रों में जल की उपलब्धता घट जाएगी, तो ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई भी घट जाएगी। तो चंद्रमा का जो ब्रेक लग रहा है वो ब्रेक कम प्रभावी होगा। लेकिन इन सभी ग्लेशियल फेज के बीच में जो इंटरग्लेशियल फेज होता है, वही फेज होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा या बढ़ा है पास्ट में, तो यहां जितने हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम है वो पिघल के कहां आ जाएंगे, महासागरों में आ जाएंगे। और महासागरों में आ जाएंगे तो रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर ज्यादा है, तो महासागरीय जल खींचकर कहां आ जाएगा, तो विषुवतीय क्षेत्रों में आ जाएगा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात इसके पहले वाले लेक्चर में किया था। तो विषुवतीय क्षेत्र में आ जाएगा, और विषुवतीय क्षेत्रों में आ जाएगा तो विषुवतीय क्षेत्रों में जल की ऊंचाई बढ़ेगी तो पृथ्वी की गति कम होगी। इसका मतलब कि जब जब इंटरग्लेशियल फेज आया है तब तब पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी की गति पर ब्रेक लगा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। और ये किसकी वजह से लगा है, चंद्रमा की वजह से लगा है। लेकिन एक बात और, क्या चंद्रमा इसमें अकेले भूमिका निभाता है क्या, नहीं, बिग बॉस भी लगाता है। बिग बॉस का मतलब सूर्य भी लगाता है, क्योंकि वही बिग बॉस है। और वो चंद्रमा छोड़ दीजिए, वो तो सबको घुमाता है, सबके ऊपर इसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। तो दूसरा प्रभाव किसका आ जाएगा यहां पर, सूर्य का आ जाएगा। सूर्य के पास पृथ्वी की तुलना में 25 गुना ये ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। 25 गुना, 25 टाइम्स ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है सूर्य के पास। भले सूर्य दूर है, लेकिन कितना दूर है, अगर आप ध्यान देंगे तो मान लीजिए ये हमने सूर्य की स्थिति बता दी, है ना। तो सूर्य के बाद यहां पर मरकरी हो जाता है, यानी बुध होता है। बुध के बाद यहां पर वीनस हो जाता है, यानी शुक्र हो जाता है। और इसी के बाद ही तो यहां पर अपनी पृथ्वी हो जाती है ना। इसी के बाद अपनी यहां पर पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब सूर्य का प्रभाव यहां पर, सूर्य चूंकि ज्यादा द्रव्यमान है, सूर्य में बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, तो बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, तो दूर होकर भी ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। और चंद्रमा, चंद्रमा यहां पर चाहे यहां बनाइए चाहे यहां बनाइए, कहीं भी जाएगा तो चंद्रमा यहां से ऐसे रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो उसके कारण चंद्रमा नजदीक होने के कारण ज्यादा प्रभावी है। यानी कम द्रव्यमान होने के बावजूद, नजदीक होने के कारण ये प्रभावी है, और ये दूर होने के बावजूद ज्यादा द्रव्यमान है तो इसलिए प्रभावी है। ओके, ये दो प्रभाव सबसे ज्यादा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल इन्हीं का प्रभाव होता है। अब आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के बाद ये सारे ग्रह अपने अपने क्रम में व्यवस्थित हैं, और सभी अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। और इस क्रम में आप देखेंगे तो एक तरफ, इधर की तरफ मंगल आता है, मंगल आएगा ना, पृथ्वी के बाद इधर की तरफ मंगल आ जाता है। और पृथ्वी के पहले, पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा, मंगल ज्यादा छोटा है, लेकिन पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा यहां पर वीनस आ जाता है, शुक्र आ जाता है। तो जब सूर्य का प्रभाव पड़ सकता है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ सकता है पृथ्वी के ऊपर इसकी गति को कम करने में, तो क्या बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा। अभी हम वेस्टर्न ये जो पूरा अप्रोच से ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पश्चिमी जो उनका परसेप्शन है उसके अनुसार भूगोल को पढ़ रहे हैं, और इसीलिए इन लोगों ने भूगोल में जो पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की है, बातें बताई हैं, वो बहुत बाद में बताई हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूटन तो खुदे 16वीं शताब्दी में 1580 में जब प्रिंसिपिया में उनकी आर्टिकल छप रही है, लिख रहे हैं, तब से ग्रेविटेशन की बात यहाँ पर करने लगे पश्चिम वाले। हमारे यहाँ तो उससे पहले ही ग्रेविटेशन की बात करने वाले बहुत सारे विद्वान हुए हैं। 6ठी शताब्दी का आप देख लीजिए, 6ठी शताब्दी में हमारे यहाँ ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण की बात करते थे, यानी इनसे हजार वर्ष पहले ये सब सारी बातें अपने यहाँ की जाती थी। तो हमारे यहाँ पूरा चेन है पीछे से, और उस पूरे चेन में हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग केवल चंद्रमा और सूर्य की बात नहीं करते कि हमारे पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय प्रभाव पड़ता है, बल्कि चंद्रमा और सूर्य के साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि बुध का भी प्रभाव पड़ता है, हम लोग बात करते हैं कि शुक्र का भी प्रभाव पड़ता है, हम लोग बात करते हैं कि मंगल का भी प्रभाव पड़ता है, हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से इधर की तरफ कौन होगा, तो यहाँ बृहस्पति होगा तो बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ेगा, और इवन बृहस्पति के बाद उधर शनि का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस पूरे है ना, और शनि क्या उसके बाद वाले भी प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो नजदीक होगा उनका हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये सभी अपने अपने ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए ये सूर्य की बात अगर हम यहां कर दें, तो सूर्य के बाद यहां पर जो पहली कक्षा बन गई वो बुध की कक्षा बन गई, दूसरी कक्षा बन गई वो किसकी बन गई, शुक्र की कक्षा बन जाएगी, और तीसरी कक्षा बन जाएगी वो किसकी बन जाएगी, पृथ्वी की कक्षा बन जाएगी, बनेगी ना, ऑर्बिट करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पृथ्वी की बात कर ले कि यहाँ पर पृथ्वी है, तो ये शुक्र हमारे ऊपर कब प्रभाव डालेगा, शुक्र जब यहां होगा तो कम प्रभाव डालेगा क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन शुक्र जब जब यहां पर आएगा तब तब हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा, इसका वृद्धि प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया कि दूरी का प्रभाव इतना अधिक होता है कि दोनों का द्रव्यमान और दोनों के मध्य की दूरी, दो पिंडों के मध्य की दूरी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उससे पृथ्वी परिमाण बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, क्यों? ओके, तो इसका मतलब कि क्या हम ये कहें कि नहीं सूर्य का प्रभाव जाएगा, चंद्रमा का प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन शुक्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सच होगा क्या? पड़ेगा, है ना, पड़ेगा, है ना, और कब पड़ेगा, रेगुलर नहीं पड़ेगा, ज्यादा कभी हो जाएगा, और ज्यादा कब हो जाएगा, जब शुक्र यहां पर शुक्र की पोजीशन हमारे सामने आएगी। उसी प्रकार बुध के विषय में भी कह सकते हैं, और उसी प्रकार आगे जितने ग्रह होंगे जब जब हमारे पृथ्वी के पास से होकर गुजरेंगे तो उनकी प्रभावशीलता हमारे इस ग्रह पर यानी हमारी अपनी पृथ्वी पर क्या पड़ेगा, तो पड़ेगा। तो खैर ये सारी व्याख्या और विश्लेषण जब हम अपने भारतीय ये जो संदर्भों में भूगोल को जानते हैं समझते हैं तो वहां पाया जाता है कि इन सबके प्रभावशीलता की बात की गई थी। लेकिन हम जिस एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव की जब बात की जाएगी तो वहां पर हमें देखना है कि चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, और किसके कारण प्रभाव पड़ेगा, तो अपने अपने जो इनका गुरुत्वाकर्षण है इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभाव पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नकारात्मक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। निगेटिव इंपैक्ट क्या करेगा, तो पृथ्वी की गति को कम करेगा, और इसीलिए पृथ्वी की गतिशीलता कम हो रही है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो 18 घंटे और आज 24 घंटे के आसपास हो गई, तो ये कम हो रही है। ओके, अब इतनी बातें समझ में आ गई जो इसकी उत्पत्ति से संबंधित और गतिशीलता से संबंधित थी। अब अगली बात हम लोग को करना कि ये गतिशीलता है कितनी, एक्चुअल में कितनी है। जब यहां पर बात करते हैं तो ये मैंने आपसे बताया था कि इसको गतिशीलता कितनी है, तो उसमें हम लोग इसको कितना बताएंगे, कितनी है, तो ये 1 घंटे में कितना रोटेट कर लेती है, किस स्पीड से रोटेट कर लेती है, प्रति घंटे किस स्पीड से रोटेट करती है, प्रति घंटे 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, राउंड फिगर में 1675 किलोमीटर। ये गतिशीलता कितनी है, तो नोट कर लीजिए 1675 किलोमीटर, है ना, लगभग 1674.5 होता है, तो इसको 1675 किलोमीटर प्रति घंटा इस गति से ये रोटेट कर रही है। ओके, ये गतिशीलता इसकी हो गई। अब बात आती है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव।
तो प्रभाव में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा इस गतिशीलता का प्रभाव। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया भी है, यहां पर भी आप इसको बता सकते हैं, रिपीटेशन ना हो तो इसलिए, लेकिन चूंकि ये चैप्टर है उसमें उसी के प्रभाव की बात करनी है तो यहां पर तो उसकी चर्चा होनी ही चाहिए, ठीक है ना। पृथ्वी को रोटेट करने से या घूर्णन करने से क्या प्रभाव होगा, बता सकते हैं आप लोग ना, क्या प्रभाव होगा, सबसे पहला प्रभाव क्या बताइए, क्या प्रभाव होगा है? अभी पृथ्वी के ऊपर प्रभाव की बात कर ले, क्योंकि घूर्णन गति की बात हो रही है ना, तो पृथ्वी के ऊपर प्रभाव क्या होगा, पृथ्वी के की गतिशीलता में इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव ये होगा कि इसका गुरुत्वीय प्रभाव में अंतर आ जाता है, विश्वतीय गुरुत्व और जो पोलर ग्रेविटी है, ध्रुवीय गुरुत्व, इन दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है, अब हम लोग यहां पर प्रभाव की बात करेंगे। प्रभाव, प्रभाव क्या होगा प्रभाव में, क्या होगा प्रभाव में, गुरुत्वीय परिमाण में अंतर आएगा। की प्रभावशीलता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्या होगा, विषुवत रेखा की तरफ, विषुवत रेखा पर क्या होगा, कम होगा, और ध्रुवों में क्या होगा, ध्रुवों पर बढ़ेगा नहीं, यथावत रहेगा, यथावत रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, यही होगा ना। विषुवत रेखा पर कम होगा और यहां पर विषुवत रेखा पर कम होगा, यहां पर जितना था या जितना होना चाहिए उतना ही होगा। ये कम क्यों होगा, तो अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहां पर होगा। ओके, अगर आपको नहीं दिखना होगा यहां पर मैं बोल देता हूं, अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहां पर क्या होगा, तो विषुवत रेखा पर कम होगा और ध्रुवों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है, इसलिए वहां पर जितना है उतना ही रहेगा। ये एक बात यहां पर हो गई। और एक मैंने आपको बताया था जब हम लोग लैटिट्यूड की बात कर रहे थे कि वहां पर क्या होगा, अक्षांशों के, दो अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरियों में परिवर्तन होगा और दूरियां क्या होती जाएंगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। तो वो तो एक बात हो गई। दूसरा प्रभाव क्या होगा, पृथ्वी पर क्या होगा इसके कारण, घूम 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 रही है ना पृथ्वी, तो जो सन की लाइट है वो तो पृथ्वी पर पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी के रोटेट होने के कारण वो लाइट पृथ्वी के, हाँ, घूमने के कारण इसके विपरीत वाले भाग में भी मिल जाती है, यानी दिन और रात की अवधि होती है, डे नाइट ड्यूरेशन होता है ना, दिन और रात होता है घूर्णन के कारण, दिन और रात होता है घूर्णन के कारण, दिन और रात होता है घूमने के कारण। जिधर लाइट पड़ेगा उधर दिन होगा और लाइट के अपोजिट वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, रात हो जाएगी। तो दिन और रात की स्थिति यहां पर आ रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, बोल रहे आप लोग, सही है, बोलता ही नहीं है, सबसे दिक्कत हो जाती है। हाँ सही है, हाँ ठीक है, आप लोगों को दिक्कत, ओके, दिन रात यहां पर हो जाता है। अब बात दूसरी आएगी, ठीक है ना। अब बात जो आएगी वो आएगा कि जब हम दिन रात की बात करते हैं, है ना, तो ये दिन रात का मतलब
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दिन रात, यानी कंप्लीट दिन की अवधि और रात की अवधि, दीवा और रात दोनों को मिला देते हैं तो एक कंप्लीट डे होता है, उसको हम दिन बोलते हैं। यानी ये डे लाइट है और ये नाइट है, तो डे लाइट टाइम ड्यूरेशन एंड ये नाइट वाला ड्यूरेशन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, डे, दिन बना ना, दिन बना। अब इस दिन के आधार पर अब हम लोग को अगली बात करनी है ना, और वो बात करनी है कि एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, ध्यान से समझिएगा, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में अर्थ को या पृथ्वी को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, और इसको क्या कहा जाता है। एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, समय लगता है, और उसको क्या कहा जाता है। पहले साइकिल के कंसेप्ट को समझिए। साइकिल का कंसेप्ट ये हुआ कि कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी, और वहां से पुनः उसी पॉइंट पर फिर से आप पहुंच जाएं, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। समझ है ना, उसी पॉइंट पे आ जाए तो यहां पर जब एक साइकिल की हम लोग बात करते हैं तो एब्सोल्यूट बात करते हैं, निरपेक्ष बात करते हैं। निरपेक्ष का मतलब हुआ कि किसी के सापेक्ष नहीं, कोई ऐसा स्टेशनरी पॉइंट मिलना चाहिए, स्थिर कोई बिंदु मिलनी चाहिए कि हम वहां से मेजर कर सकें, वहां से मेजर कर सकें। बात समझ में आ रही है ना, वहां से मेजर कर सकें। यानी हमारे रिलेशन में हमारे, अगर वो स्थिर भी लगभग है, लेकिन अगर हम ही गतिशील है ना, तब क्या होगा, जैसे आप लोग हैं, जैसे इस कैमरे पर आप हैं और आप, मैं यहां से गतिशील हूं, तो हमें लगेगा कि कैमरा पीछे जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो किसी के सापेक्ष भी वो बिल्कुल स्टेशनरी पॉइंट हो, और इसीलिए जब हम इस प्रकार की एक 360 डिग्री की साइकिल की बात करते हैं तो एक स्टेशनरी पॉइंट हम अपने अंतरिक्ष में खोजते हैं, और खोजते हैं तो हम किसी भी एक ऐसे नक्षत्र को ले लेते हैं। नक्षत्र हम लोग किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल बहुत दूर होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से भी काफी बियॉन्ड द सोलर सिस्टम है, पीछे है, और वहां उसमें से किसी स्टार को हम ले सकते हैं सदर के रूप में। और तब हम देखते हैं कि हम 360 डिग्री पृथ्वी जब कंप्लीट कर लेती है तो कितना टाइम लगता है। ओके, तो उस टाइम को भी हम दिन कहेंगे, ठीक है। और वो दिन कितने समय का होगा, कितने समय का होगा, पहले तो दिन कहेंगे ना, दिन कहेंगे, उसको कहा जाता है नक्षत्र दिवस, हिंदी में बोला जाता है नक्षत्र दिवस, साइडेरियल डे, साइडेरियल, साइडेरियल डे, नक्षत्र दिवस। 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। ओके, और नक्षत्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक इसी नक्षत्र से आप उसके पूरे 360 डिग्री की गणना करते हैं। ये समय लगता है 23 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट, लगभग 56 मिनट और लगभग 4 सेकेंड, ये समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड ये समय लगा एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में समय कितना लग रहा है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ये क्या हो गया, किसी के सापेक्ष नहीं हुआ, बल्कि अर्थ एक अपनी कंप्लीट साइकिल पूरी कर लेती है, वो टाइम हुआ, है ना, वो समय हुआ। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, नक्षत्र दिवस के नाम से इसको जानते हैं, साइडेरियल, साइडेरियल डे के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, बात समझिए। ये साइडेरियल डे हम लोग कहीं व्यवहार में यूज नहीं करते। व्यवहार में हम लोग किसको यूज करते हैं, जिसको कहते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो किसको यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सौर दिवस, सौर दिवस, सोलर डे, सौर दिवस, इसको बोला जाता है सोलर
डे, ये हम लोग यूज करते हैं। 100 दिवस या 16 डे यूज करते हैं। ओके, 100 दिवस और 16 डे में अब यहां आपको समझना है कि 16 डे है क्या, क्या है साइडेरियल, और साइडेरियल डे से 16 डे अलग है क्या, 16 डे का महत्व क्या है। ओके, तो यहां पर 16 डे को हम यहां पर ये बता दें आपको कि 16 डे अब एक सापेक्षिक, सापेक्षिक ये अवधि हो गई। सापेक्षिक मतलब किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। अब सूर्य के सापेक्ष का मतलब क्या हुआ, अब यहां इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। सूर्य के सापेक्ष का मतलब यह हुआ, हम इसमें से किसी को मिटा दें, है ना, इसी में से हम किसी को पहले मिटा दें। हम मिटा देते हैं अभी, अगर आप नोट कर चुके होंगे तो मैं यहां ये मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं। अब यहां चीजों को समझिए, ये हो गया, या वो स्थिति बन गई जिस ट्रैक पर, जिस ऑर्बिट में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ओके, और हो गया, और ये हो गई सूर्य की पोजीशन। ये दिखाई दे रहा है ना, कैमरे में आ रहा है ये, यहां आ रहा। ओके, ये सूर्य की पोजीशन हो गई। अब सूर्य की पोजीशन में पृथ्वी कहीं भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और यहां भी हो सकती है, ठीक ना, कहीं भी हो सकती है। इसमें केवल दो ही स्थान की बात हम लोग नहीं करने वाले, ये कहीं भी पोजीशन इसकी ये हो सकती है, कहीं भी किसी भी टाइम पे। इतनी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो सोलर डे के कंसेप्ट को समझिए पहले। यहां से पृथ्वी जब गतिशील होती है, इसको अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां से जब पृथ्वी गतिशील होती है तो इस गतिशीलता में पृथ्वी की ये अगली जो हम लोग गति चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्बिटल स्पीड, यानी कक्षीय गति। ये घूर्णन गति की बात हो रही है, कक्षीय गति। तो कक्षीय गति पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण होता है, लेकिन घूर्णन गति में, घूर्णन गति में, ये सब सारी अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। घूर्णन गति में जो पर्सनल ग्रेविटी होती है, पर्सनल मास होता है, उससे पर्सनल ग्रेविटी होती है, उसके प्रभाव के कारण ये बनी हुई है घूर्णन गति। लेकिन जब यहां पर हम लोग कक्षीय गति की बात करेंगे तो कक्षीय गति में अपनी पर्सनल प्लस दूसरा, जैसे सूर्य है यहां पे, तो दूसरे का अपना, इनका पर्सनल, और इनके दोनों के बीच की दूरी का प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग ने बात किया ना कि किसी के ऊपर किसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इनका प्रभाव इनके ऊपर, इनका प्रभाव इनके ऊपर कितना पड़ेगा, ये निर्धारित होता है इन दोनों के द्रव्यमान से भी, और प्लस ये निर्धारित होगा इन दोनों के मध्य की दूरी से भी। अभी उन्होंने बात किया तो यहां पर जब ये ऑर्बिट करती है पृथ्वी, इनके मध्य की दूरियां बदलती हैं, क्योंकि इसका अंडाकार, ये इलिप्टिकल, ये पूरा का पूरा एक ऑर्बिट है, किसका, पृथ्वी का, जिस पर ये होके घूमती है। और इसी के कारण पृथ्वी की दूरियां लगातार बदलती रहती, और दूरियों के लगातार बदलने के कारण पृथ्वी के ऊपर सूर्य का गुरुत्वीय प्रभाव बदलता रहता है, और इस प्रभाव के बदलने के कारण इनकी स्पीड बदलती रहती है, स्पीड बदलती रहती है। ये सब बातें अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे, समझ गए। और इसको पूरा करने में ये तो सतत गतिशील है ना, रुकी तो नहीं रहती पृथ्वी, हमेशा कंटिन्यू, हर सेकेंड, हर घंटे, मिनट और प्रतिदिन, सप्ताह, महीना ये ऑर्बिट करती रहती है, लगभग 365 दिन में पूरा कर भी लेती है, ठीक है। तो यदि 365 दिन में पूरा कर लेती है तो एक दिन में जब ये एक साइकिल अपनी पूरी करती है तो उस समय पृथ्वी वही तो रुकी नहीं रहेगी। एक दिन बाद 24 घंटे, लगभग 23 घंटे 56 मिनट में जब ये पूरी करेगी तो वहां रुकी तो नहीं रहेगी ना,
पृथ्वी कहां चली जाएगी, यहां से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, और जब आगे चली जाएगी तो उसके कारण होता क्या है कि इसका 360 डिग्री की एंगल तो पूरी हो गई, कोण तो पूरा हो गया, एक साइकिल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन सूर्य के सामने नहीं आ पाई। सूर्य के सामने पुनः आने में इसको अतिरिक्त समय लगता है, और वो समय कितना लगेगा, ध्यान से समझिए। तो वो समय, हालांकि ये बदलते जाएगा, अगले दिन हम लोग इसको बात करेंगे, अगले लेक्चर में ये चेंज होते जाएगा, परिवर्तित होते जाएगा, ठीक है ना। कभी इसकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी इसकी स्पीड कम होती है, तो इसके कारण ये परिवर्तित होते जाता है, लेकिन जितना समय लगता है उसका औसत है लगभग 4 मिनट लगभग। और इसीलिए उसका जो औसत निर्धारित किया गया है कि कितना समय लगेगा, तो वो कभी ज्यादा और कभी कम होता है, कभी 24 घंटे से कम होता है, कभी 24 घंटे से ज्यादा, तो उसको एडजस्ट किया गया है, उसका एक औसत माना गया है लगभग 24 घंटे। तो अब 24 घंटे का जो बना ड्यूरेशन, जिसमें सूर्य के सामने आ जाएगा, सूर्य के सामने आ जाएगी पृथ्वी 24 घंटे में, तो यही हो गया हमारा। लेकिन सोलर डे और साइडेरियल डे में एक और अंतर समझिए। सोलर डे कभी 24 घंटे से अधिक का हो सकता है, कभी 24 घंटे से कम का हो सकता है। सारी बातें कल हम लोग अगले लेक्चर में जब बात करेंगे ना, तो इसी पर फोकस होगा, यहां इतनी बातें अभी सीख के रह जाइए। लेकिन साइडेरियल डे हमेशा ही फिक्स होगा, वो कभी नहीं बदलेगा इतना। साइडेरियल डे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी की घूर्णन गति रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सोलर डे के लिए कौन निर्धारित करने वाला कारक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी इसको नोट कर लीजिए। साइडेरियल डे को निर्धारित करने वाला जो कारण है, वो कारण कौन सा है, पृथ्वी की घूर्णन गति। साइडेरियल डे केवल और केवल एक फैक्टर, अर्थ का जो रोटेशनल कैरेक्टर है। और सौर दिवस के लिए, सोलर डे के लिए कौन कौन से कारक प्रभावी कारक है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रभावी कारक है, तो प्रभावी कारक 2 हो गए। पृथ्वी का घूमना तो रहेगा ही, रोटेट करना तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ पृथ्वी की कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन, तो जो ये कारक हो गए, क्योंकि इन्हीं कारकों के कारण पृथ्वी आगे चली जाती है, और आगे चली जाती है तो पुनः सूर्य के सामने आने में उसको कुछ समय लगता है, और वो समय, यानी जब तक सूर्य के सामने आएगी नहीं तब तक उसका सुबह होगा नहीं, है ना, तो वो कंप्लीट होगा नहीं। और इसीलिए सोलर डे की जो गणना की जाती है, एक सुबह से अगली सुबह तक की गणना की जाती है। अब बात समझ में आ गई ना, एक सुबह से अगली सुबह तक। आप ऐसे भी व्यवहार में भी देखते होंगे कि एक सुबह से अगली सुबह, अगले दिन की सुबह तक का जो समय होता है वो हमेशा बराबर नहीं होता है। आप समझ गए, बदलते रहता है, एक 24 घंटे का ही नहीं होता, वो बदलते रहता है। जाड़े में अलग हो जाएगा, गर्मी में अलग हो जाएगा, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। ये जो कंप्लीट ये टाइम ड्यूरेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं सोलर डे। तो आज हम लोग इतना ही अभी रखा जाए, साइडेरियल डे और सोलर डे, और पृथ्वी के ये जो प्रभाव हुए यहाँ पर, इनके आधार पर ये निर्मित हुआ। और फिर इसी के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे डायनेमिक कैरेक्टर ऑफ द अर्थ को ही यहाँ पर, और अगले छोटे से टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर आएंगे, और फिर उनसे संबंधित हम लोग सवाल भी करेंगे अगले टॉपिक में हम लोग।